विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक के अंतर्गत कथ्यतर गद्य साहित्य इस पेपर के अंतर्गत गद्य प्रभा इस पाठ्य पुस्तक में से फणीश्वर नाथ रेणु नागार्जुन जी का जीवनीपरक संस्मरण देखने वाले हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने गद्य प्रभा के अंतर्गत त्यागमूर्ति निराला, शिव पूजन सहाय, उसके पश्चात हुयन संग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विचारकों के सम्मुख एक नई समस्या आचार्य नरेंद्र देव जी और जीवन का व्यवसाय महादेवी वर्मा जी का नारी विषयक लेख देखा था। और आज हम नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ जीवनी परक संस्मरण फणीश्वर नाथ रेणु इस पर चर्चा करने वाले हैं। किंतु उससे पूर्व हमें नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखना नितांत आवश्यक है। नागार्जुन द्वारा ही फणीश्वर नाथ रेणु जीवनी परक संस्मरण हमारे सम्मुख आने वाला है। तो देख लीजिए नागार्जुन जी का जीवन परिचय। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया हुआ देखने के लिए मिलता है। वे स्वभाव से फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी एक खास विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है। वे व्यंग्य में भी जो है तो निपुण थे। व्यंग्य नागार्जुन के व्यक्तित्व में स्वाभाविकता सम्मिलित हुआ था। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर मित्र, उनके व्यंग्यबान सबको बेद डालते थे। कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी स्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। देखिए नागार्जुन जी जो है स्पष्ट वक्ता थे, फक्कड़ थे, घुमक्कड़ और प्रवृत्ति के थे, दो टूक लिखने वाले थे। वो जो है तो अपने व्यंग्य बाणों से किसी को भी जो है तो बचने नहीं देते थे। इस प्रकार का स्वभाव होने के कारण इन्होंने जो है तो समाज हो, मित्र हो या राजनीति हो, किसी को भी बख्शा नहीं है। उस समय में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस को भी उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किस तरह से लपेटा हुआ है वो भी हमने देखने के लिए मिलता है। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, देख लीजिए क्या कहते हैं। गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, गांधी जी का नाम बेचकर बतलाओ कब तक खाओगे, यम को भी दुर्गंध लगेंगी, नरक भला कैसे जाओगे। देश की स्वतंत्रता के दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थिति बेहतर नहीं हुई और कांग्रेस शासन होने के कारण कांग्रेस पर उन्होंने जो है तो क्या है अपना जो है तो तीखा व्यंग्य बाण चलाया और उसके साथ ही साथ परिस्थिति के ऊपर भी जो है तो उन्होंने कलम चलाई। देश की परिस्थितियां बेहतर नहीं होती देख देश की दशा पर नागार्जुन किस तरह से सिसक उठे हैं, उसके कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। इन पंक्तियों के माध्यम से नागार्जुन किस कोटि के कलाकार थे आप समझ सकेंगे। अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता, मचा न पाती शोर, देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। यानी आजादी के 13 साल के पश्चात के विवरण को इस प्रकार का उन्होंने जो है अमली जामा दिया अपने काव्य के माध्यम से और हमारे सामने उसे रखा हुआ देखने के लिए मिलता है।
1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे और मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। और नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी क्या है काव्य रचना की हुई है। यानी कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुभाषी थे। यहाँ पर इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मिथिला, हिंदी, अन्य भाषाओं का भी क्या है कार्य, उस पर भी कार्य किया हुआ है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है। विषय की विविधता और प्रस्तुति का सहजता नागार्जुन के रचना संसार में क्या है एक नया आयाम देखने को मिलता है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि है जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों के बैठक तक समान रूप से आदर पाती रही है। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती है कि पाठकों के मानस लोक को तात्काल क्या है बसा देती है। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता का मुख्य विषय रहा है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची है। देखिए, मुक्त छंद के और छंदबद्ध के ये रचनाकार काव्य के या कवि के रूप में जो है तो क्या है साहित्य में हमारे सम्मुख आते हैं। उसके साथ ही साथ इन्होंने केवल काव्य भाषा का ही अध्ययन नहीं किया, संस्कृत काव्य परंपरा को भी नहीं देखा, तो उन्होंने उससे भी आगे जाकर हमें दिखाई देता है कि बोलचाल की भाषा को रवानी और जीवंतता से जो है तो क्या है अपनाया हुआ है। पत्रहीन नग्न गाछ, क्या पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली नाम है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह को इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत भारती पुरस्कार, यानी उत्तर प्रदेश से इन्हें भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी ये सम्मानित है और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार को भी इन्होंने अपना पा दिया है। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी क्या है प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां या अन्य कृतियां को देखने के बाद इनके काव्य संसार के ऊपर भी हमें जो है तो क्या एक नजर डालने का मौका मिल सकता है। इन्होंने मूलतः कवि के रूप में, काव्य के रूप में बड़ा कार्य किया हुआ है। उच्च कोटि के कवि है। मैंने कुछ चंद कविताएं उनकी जो है तो आपको प्रारंभ में उसके जो है तो कुछ पंक्तियां बतलाई है, वही उसका कारण था। अब देख लीजिए उनकी प्रमुख काव्य कृतियां में यदि आप देखते हैं तो युग धारा, प्यासी पतराही आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कहा, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी क्या, कटहल, भस्मा अंकुर, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे अनेक उपन्यास भी विशेष महत्वपूर्ण रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। यदि नागार्जुन जी का समग्र साहित्य आप देखना चाहते हैं तो आपको ये जो है तो 7 खंड के अंतर्गत नागार्जुन रचनावली के नाम से संकलित रूप में क्या है देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे महान विद्वान, कवि, उपन्यासकार, कथाकार का 5 नवंबर 1998 को जो है तो क्या है निधन हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। इस प्रकार हम यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख
कथेतर गद्य साहित्य के अंतर्गत फणीश्वरनाथ रेणु संस्मरण के जो रचयिता है नागार्जुन जी, उसके जीवन के ऊपर जो है तो क्या है प्रकाश डालते हुए उनका जो है तो समग्र जीवन स्थूल रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब देख लीजिए, हम मुख्य रूप से फणीश्वरनाथ रेणु, ये उनका जीवनी परक जो संस्मरण है उसको हम अब देखने जा रहे हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु नागार्जुन द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है और ये वर्ष 1977 में यानी रेणु के मृत्यु के बाद आजकल में प्रकाशित हुआ था। देखिए, आजकल ये जो है मासिक पत्र है, आजकल एक जो है तो बड़ा फेमस जो है तो मैगजीन है, इसके अंतर्गत ये जो है तो प्रकाशित हुआ था। उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन के कई पहलुओं को इस संस्मरण में उजागर किया है, जिसमें उनके कई स्वरूप अनायास ही आ गए हैं और कई पहलुओं को उन्होंने जो है तो क्या है हमारे सम्मुख रखा है। हिंदी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध रेणु के जीवन एवं कृतित्व के कई प्रकट और अप्रकट पहलुओं को यहाँ उजागर करने में नागार्जुन पूरी तरह सफल हुए हैं। यानी कि आंचलिक उपन्यासकार का श्रेय भी फणीश्वरनाथ रेणु को जाता है। सबसे पहला आंचलिक उपन्यास लिखने वाले जो है तो क्या है रेणु को हिंदी साहित्य में माना जाता है और ये आंचलिकता को भी उजागर करने का कार्य यहाँ पर जो फणीश्वरनाथ रेणु ने किया था और उनको जो है तो संस्मरण के माध्यम से उजागर करने का कार्य यहाँ पर नागार्जुन जी ने किया हुआ है। इसके साथ ही उनके रचनात्मक संघर्ष के राजनीतिक जीवन की कई घटनाओं का जिक्र नागार्जुन जी ने हमारे सम्मुख रखा है। रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी के साथ रेणु के जेल निवास के समय का विवरण भी इस संस्मरण में मिलता है, जिससे रेणु के जीवन का बचपन से लेकर साहित्य सृजन तक का पूरा चित्र पाठकों के सामने उजागर हो जाता है। देख लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है उनके जो गुरु जी है सत्यनाथ भादुड़ी, उनके साथ में कुछ अरसा जेल में बिता चुके हैं और जेल में भी ये अपनी चौपाल वगैरह लगाया करते थे। वहाँ पे कविताएं वगैरह जो है तो क्या है पेश किया करते थे और लोग जो है तो उनका किस तरह से लोहा मानते, कोई उस पर आलोचना करते समय टिप्पणी करता तो कोई उसे जो है तो क्या है नवाजता, तो कोई उससे जो है तो उसमें खामियां निकालता है ना। तो उस समय में भी हमें दिखाई देता है ये चौपाल में इसमें उसमें उनका जम कैसे जम रहा था, क्या हो रहा था, उसका परिणाम क्या होता है और भादुड़ी जी उनके जो गुरु जी है वो उन्हें जो है तो किस प्रकार का मार्गदर्शन करते, इसका भी विवरण हमें इस फणीश्वरनाथ रेणु संस्मरण के अंतर्गत आगे देखने के लिए मिलने वाला है। कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के संबंध में नागार्जुन लिखते हैं, कथाकार रेणु यानी घनी बुनावट वो भिन्न छवि वाली बहुरंगी छवि को उकेरने वाला शब्द शिल्पी थे। उनकी विभिन्न शैलियां थी और कथा सामग्री की भरमार कई उपन्यासों में दिखाई देती है। रेणु जहां भी रहे लोग उन्हें घेरे रहते। कभी किसी ने एक आध बार रेणु को गाते हुए देखा तो वो उस प्रसंग का ताउम्र न भूल सके, इस प्रकार का एक जो है तो रेखा चित्र अपने मानस पटल पर बना लेता था। देख लीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है उनके संबंध में नागार्जुन जी अपने विचार प्रकट करते हुए वे कहते हैं कि वो घनी बुनावट और भिन्न छवि वाली बहुरंगी छवि के उकरने वाले शब्द शिल्पी है ना। उनकी विभिन्न शैलियां हैं, चाहे वो कथा या उपन्यास हो या कहानी से, या हमें दिखाई देता है कि उपन्यास के अंतर्गत के प्रसंग से हो, या फिर उन्होंने कुछ कविताओं के माध्यम से भी अपने जो है तो क्या विचार प्रकट किए हुए। रेणु जी जहाँ भी रहते लोग उन्हें घेर लेते थे, यानी उनकी लोकप्रियता भी बड़े पैमाने पे थी। लोग उन्हें जो है तो सुनना भी चाहते थे, महसूस करना भी चाहते थे, उनकी रचनाओं का भी अध्ययन करना चाहते थे। इससे ये क्या है प्रतीत होता है। उनका मैला आंचल वर्ष 1954 में और अग्निखोर
वर्ष 1974 में बना। 20 वर्ष का ये लंबा समय हिंदी साहित्य में विकसित कथाशिल्प के लिए संक्षिप्त कालखंड और महत्वपूर्ण माना जा सकता है। देख लीजिए, 54 से 74, ये दोनों रचनाओं के बीच का जो अंतराल है वो लगभग 20 वर्ष का है। और इस 20 वर्ष में हमें दिखाई देता है कि रेणु किस तरह से बने हुए है, इसका जो है तो हम एक क्या है अंदाजा लगा सकते हैं। उनका मैला आंचल कम समय में ही काफी चर्चित रहा। उसके बाद परती परिकथा, ठुमरी, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम शीर्षक वाली कहानी ने ऐसा जादू किया कि फिल्म जगत के प्रयोगशील डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य जी ने भी जो है तो क्या स्वयं को रोक नहीं सका और उनकी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम इस लोकप्रिय कथा पर क्या है फिल्म जो है तो बनवाई। लोकप्रिय गीतकार शंकर शैलेंद्र ने तो अपना तन मन धन सब कुछ इस पर अर्पित कर दिया। रेणु की कुल 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई। सफेद हाथी नामक उपन्यास जो पूरा हुआ था, किसी ने चुरा लिया था, जो नहीं मिला। अब देख लीजिए, मैथिली शरण गुप्त जैसे उच्च कोटि के कवि थे, उसी प्रकार ये भी उच्च कोटि के कवि थे। ये जो है तो हमें दिखाई देता है उच्च कोटि के उपन्यासकार भी थे और कथाकार भी थे। अब इनकी कथाएं, जैसे प्रेमचंद की कथाएं हैं ना, प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनकी एक अलग शैली है, तो इनके जो है तो कथाओं की भी क्या है अलग शैली है। इनके उपन्यास भी जो है तो बड़े अजीबोगरीब है। आंचल को यानी कि अपने प्रदेश के क्षेत्र के आंचल को उन्होंने जो है तो वहाँ के जर्रे जर्रे को, वहाँ की बोली को, वहाँ के भाषा को, वहाँ के तीज त्योहार, लोक नृत्य, व्यवहार, तमाम चीजों को किस प्रकार से लिपिबद्ध किया हुआ है उनके आंचलिकता का, वो पढ़ने के बाद जो है तो क्या नजारा हमारे सम्मुख आ जाता है। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि इनकी जो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये जो कहानी थी, इससे प्रभावित होकर डायर घोष जी हो या हमें दिखाई देता है कि शंकर शैलेंद्र हो, इन्होंने अपने तन मन धन के साथ उस कहानी में किस प्रकार का जो है तो क्या है जान डालने का कार्य किया और उस पर एक अच्छी फिल्म बनाई। ये फिल्म उनकी जो है दीर्घ कहानी के ऊपर बनी हुई है और मुझे लगता है कि राज कपूर इसके जो है तो नायक है और अधिक से अधिक इसमें जो है तो गीत का संकलन है, लोकगीत है ना। और तीसरी कसम में नायक जो है तो 3 बार कस्में खाता है, 3 बार की 3 घटनाओं से सबक लेकर, और कहानी वो खत्म हो जाती है। अगर मैं ये 3 घटनाएं बताऊं और ये कहानी आपके सामने रखूं तो हमारा जो है तो क्या है पाठ बाजू में रह जाएगा और तीसरी कसम ही शुरू हो जाएगी। फिर कभी मौका मिल देकर हम उसके ऊपर क्या है चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को समझने के लिए इतना काफी है कि तीसरी कसम कहानी पर उसका नायक जो है तो 3 बार कस्में खाता है और इस प्रकार का कार्य नहीं करूंगा कहकर प्रण करता है। खैर छोड़ दीजिए इन बातों को। अब हम देख रहे थे कि इनके जो रचनाओं में इन्होंने ढेर सारे उपन्यास वगैरह भी लिखे हुए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने उनका सफेद हाथी नामक उपन्यास जो था, पता नहीं किसी ने जो है तो चुरा लिया या चोरी हो गया या और कुछ उसके साथ षड्यंत्र हुआ, बोलो, वो नहीं मिला। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, दीर्घ पता, कमलकती, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि में सर्वाधिक चर्चित उपन्यास मैला चल रहा है। कहानी में तीसरी कसम रेणु की कई कहानियों को फिल्मी लोगों ने जो तो अनुबंध किया है, किंतु तीसरी कसम बड़ी प्रसिद्ध रही है। रेणु का साहित्य सृजन कविता से हुआ। ऐसी कई कविताएं हैं जिसमें तुकबंदियों तथा साप्ताहिकों में देखने के लिए मिलती है। नंदन या पराग में किसी अंक में भी रेणु के संस्कारक्षम कविताओं को क्या है हम देख सकते हैं। जब रेणु भगलपुर सेंट्रल जेल में बंदी थे, यह वर्ष 1942-43 की बात है, स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत
ये जो है तो राजनीति में भी क्या है उतरे हुए थे, और इन्हें जो है तो उस समय के तत्कालीन सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने इन्हें जो है तो क्या है जेल में बंद कर दिया था। और जेल में बंद होने के कारण 1942-43 के राष्ट्र वो जो है तो राष्ट्रीय मामला था, और रेणु ने तब लिखी हुई तुकांत कविता सुनाई आगा खां के राजमहल में, जिसे सुनकर कई ने तो उसकी तारीफ की, कई बुजुर्गों ने उसका क्या है विरोध किया। अब प्राय हमें देखने के लिए मिलता है कि सब रचनाएं सबको जो है तो पसंद आएंगी ऐसा हम नहीं कह सकते। उसमें कोई अपने हिसाब से क्या है उसका जो है तो अध्ययन चिंतन मनन कर कर उससे अपने राय के हिसाब से आपके विचार से जो है तो विचार न जुड़ने के कारण उसका वो क्या है विरोध कर सकते हैं। इससे नाराज होकर रेणु अपने सेल में चले गए, क्योंकि ये जेल की बात है, और वो चले गए जेल में अपने सेल में अपने कमरे में। उनका मन काफी उदास था। इसी समय उनके सेल में सतीनाथ भादुड़ी जी पहुंचे। मैंने आपको पहले ही बताया भादुड़ी जी इनके क्या है गुरु जी है, गुरु है। उन्होंने सेल के अंदर झांका और मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों का कवि सम्मेलन खूब जमा। आज मुझे अभी अभी मालूम हुआ तुमने कौन सी कविता सुनाई, मैं भी सुनूंगा। लंबी कविता देख भादुड़ी जी ने कहा कि यह लंबी कविता और वो भी तुकांत यानी मुक्त छंद में। बुजुर्ग गांधीवादियों का क्या कहना, गांधी जी ने तरुणाई में कभी कस्तूरबा का चुम्बन भी नहीं लिया होगा। इसी समय भादुड़ी ने रेणु से कहा कि वो गद्य के बजाय कहानी लिखे। देख लीजिए, ये तुकबंदी जो होना चाहिए तुकांत बंदी की कविताएं थी, छंद मुक्त थी, छंदबद्ध रचनाएं नहीं थी। और गांधीवादियों में यहाँ जो है तो क्या है कस्तूरबा गांधी से संबंधित स्नेह का प्रेम का एक प्रसंग उस कविता के माध्यम से रेणु जी ने चित्रित करने का प्रयास किया, और गांधीवादी लोगों सुनकर नाराज हो गए। और फिर उनके गुरुजी ने उन्हें जो है तो सलाह दी, मार्गदर्शन किया, उनके लिए जो तो रास्ता बतलाया कि तुम्हारी कहानियां खूब जमेगी। जहां से रेणु के कहानी उपन्यास लेखन का शुभारंभ माना जा सकता है। और भादुड़ी जी के कहने पर उन्होंने कविता के बजाय कहानी उपन्यास की रचना की, और लगभग हमें दिखाई देता है कि एक 8-10 उपन्यास मैंने इससे पहले आपको ऊपर बतलाए हैं कि मैलांचल, परती कथा, जुलूस, कितने चौराहे, दीर्घपता, उसके साथ ही साथ ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर आदि मैंने ऊपर जो गिनवाए थे वही है जिन्होंने क्या है गुरु जी के कहने पर बाद में जो है तो उपन्यास लेखन का प्रारंभ किया, और उसमें भी उन्होंने महारत हासिल की। और वो हिंदी साहित्य जगत में हमें दिखाई देता है उपन्यासकार कहानीकार के ख्याति से अजरामर हुए। उनके सभी उपन्यास काफी चर्चा में रहे। उन्होंने कहानियों का भी सृजन किया जो सभी में चर्चा का विषय रही। रेणु की तरह उनके गुरु और शिष्य करीब 2.5 से 3 वर्ष तक जेल में रहे। देख लीजिए, इनका जेल के अंदर का जो कार्यकाल है लगभग वो बड़ा है, और इनको जेल की जो है तो सजा भुगतते समय जो है तो बड़ा काफी समय भी मिला हुआ है। और इनमें उन्होंने भी जो है तो उनके गुरु जी ने भी और उन्होंने भी दोनों ने भी साहित्य सृजन किया हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रेणु ने तब आत्मसात किए हुए या जो रचनाएं सृजन की हुई है वो तो है ही है। उसके साथ साथ भादुड़ी जी का जागरी उपन्यास इसी जेल में क्या है पूर्ण हुआ हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और जागरी उपन्यास ये पाठकों पर क्या है बड़े पैमाने पे छा गया। लोगों ने उसे खूब सराहा, और उसकी जो है तो क्या है खूब प्रसिद्धि हुई। और इस प्रकार भादुड़ी जी के साथ ही साथ इन्होंने भी यहाँ पर रेणु जी ने भी क्या है ढेर सारी रचनाओं का क्या है कार्यकाल पूर्ण किया हुआ है। नागार्जुन लिखते हैं, रेणु के पिता शीलानाथ जी कुर्मी क्षेत्रीय वंश के संपन्न और सहृदय किसान थे। देख लीजिए, ये कौन थे जाति से वंश, वो भी कुर्मी वंश के, ये कुर्मी क्षत्रिय वंश के संपन्न और सहृदय किसान थे।
मिथिला और बांग्ला की संस्कृतियों ने समान रूप से इन खानदान पर अपना क्या है गहरा प्रभाव निर्माण किया हुआ था। और फारबिसगंज इन दोनों फारबिसगंज इन दिनों तक औद्योगिक कस्बे के तौर पर विकसित हो चुका था। देखिए उनका जो फारबिसगंज है, आज के जो औद्योगिक वसाहता वगैरह या औद्योगिक जिसे हम MIDC वगैरह एरिया वगैरह देखते हैं ना आजकल के लेटेस्ट जमाने के हमारे, तो उस समय में फारबिसगंज जो है औद्योगिक कस्बे के तौर पर उभर कर आया हुआ देखने के लिए मिलता है। पूर्व नेपाल की विराटनगर यहाँ से अति करीब है, यानी कि नेपाल ये राज्य जो है एकदम उसके जो है तो समीप था, करीब था। पहाड़ी पगडंडियों से जाने पर दार्जिलिंग भी दूर नहीं होगा। मिथिला का यह छोर नेपाल और बंगाल को भली भांति छूता हुआ नजर आता है। यानी कि लेखक यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि नेपाल, बंगाल, भारत है ना, ये जो करीबी फारबिसगंज के होने के कारण वो सारा मामला भी देखने के लिए मिलता था। और वो एक अच्छी मंडी थी, औद्योगिक दृष्टि से वो एक क्या है अच्छा स्थान था। हम लोग जो है आज यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख नागार्जुन जी का फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर लिखा हुआ जीवनी परक संस्मरण को क्या है समाप्त करने का तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर उसे जो है तो रोकने का कार्य करेंगे, क्योंकि अभी उसका ढेर सारा हिस्सा बाकी है। एक जो है तो घंटे में या पीरियड में ये सब पूर्ण होने वाला नहीं है। समय की हमारे लिए सीमा है और इस कारण हम जो है आज इसे यहाँ रोकने का प्रयास करते हुए दूसरे भाग में शेष भाग को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे।